अरे रजिया बेगम, अरे सेवैया बना दी ना। आपको तो पता है ना हमारे साहिल को सेवैया कितनी पसंद है। आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? मैंने सारा खाना उसकी पसंद का बनाकर तैयार कर दिया है। जब वो सारा खाना चख कर देखेगा तो उसे अपनी अम्मी का स्वाद फिर से याद आ जाएगा। ये तो अल्लाह ताला की ना रहमत है जो हमारा बेटा ना इतना एजुकेटेड हो चुका है। अरे अच्छी खासी नौकरी कर रहा है। अरे मैं तो सोच रहा हूँ जब वो आएगा ना तो वापस नहीं जाने दूंगा। बोल दूंगा बेटा अब तो हमारे साथ ही रहो। इंशाअल्लाह यही होगा और आप देखना सब कुछ ठीक होगा। बस जल्दी से साहिल आ जाए तो फिर मैं उसे अपनी आँखों से एक पल भी ओझल ना होने दूं। ये थी रजिया और अहमद, जिनका इकलौता बेटा साहिल पढ़ लिख कर शहर में नौकरी किया करता था। अब रजिया और अहमद अपने बेटे के आने की राह को तक रहे थे, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा था। कुछ ही देर में जब बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आती है तो उसमें से उतरता है उसका बेटा, लेकिन साथ में थी साड़ी में बिंदी लगाए एक लड़की, जिसे देखकर रजिया ने साहिल से सवाल किया। साहिल, ये कौन है जिन्हें आप अपने साथ लेकर आए हो? ये आपकी कोई मित्र हैं क्या? हाँ अम्मी जान, ये हमारी दोस्त हैं। इनका नाम रेखा है। ये कुछ दिन तक हमारे साथ ही रुकेंगी। वैसे गुस्ताखी माफ चाहेंगे अम्मी जान, हम आपसे पूछना भूल गए कि आपको कोई परेशानी तो नहीं ना अगर ये हमारे साथ यहाँ कुछ दिन रुके तो? अरे नहीं नहीं बेटा, आप हमारे इकलौते बेटे हैं और अगर आपकी दोस्त हमारे घर रुकने के लिए आ रही है तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। जिस तरह आप हमारे बेटे हैं इस तरह ये भी हमारी बेटी जैसे ही है। इस तरह साहिल रेखा के साथ अपने घर आता है और बहुत जल्दी सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। रजिया ने अपने पति अहमद से कहा, अहमद जी, मैं सोच रही थी कि अब साहिल वापस आ ही गया है तो क्यों ना उसकी शादी अपनी बहन की बेटी से करवा दूं। अम्मा मियाँ ये क्या बात कर रही है बेगम जान? अरे हमारे बेटे की शादी ना वहाँ नहीं होगी जहाँ आप चाहती हैं। अरे उसकी शादी ना मेरी बहन की बेटी से होगी। अरे मैंने वादा किया उसे कि मेरे बेटे की शादी ना उसकी बेटी सलमा से होगी। एक काम करते हैं, साहिल से ही पूछ लेंगे कि उन्हें किससे शादी करनी है और जिस लड़की को वो चुनेंगे उनसे हम अपने बेटे की शादी जरूर करवा देंगे। साहिल सारी बातें चुपचाप सुन रहा था और किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। वहीं रेखा जब भी सारी बातें सुनती तो खाना छोड़कर उठने लगती। उसे ऐसे करते देखकर रजिया बेगम ने रेखा से पूछा, क्या बात है बेटी, खाने में कोई कमी है क्या जो तुम आधा खाना छोड़कर उठ रही हो? नहीं आंटी जी, खाना बहुत अच्छा बना है। मेरा पेट भर गया है। अब मैं सोना चाहती हूँ, थक गई हूँ थोड़ी सी। अरे बेगम, अरे बातें बाद में करेंगे। बिटिया को ले जाकर ना वो गेस्टो वाला रूम दिखा दीजिए। अरे जाएगी थोड़ा आराम करेगी, सही लगेगा। बातचीत तो होती रहेगी। जिसके बाद में रजिया रेखा को उसका कमरा दिखा देती है और रेखा जाकर आराम करने लगती है। आधी रात के समय एक परछाई रेखा के कमरे में आती है और रेखा परछाई को गले लगाती है और कहती है, ये सब क्या है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मेरे ही सामने तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी की बात कहीं और कर रहे हैं। कोई भी पत्नी ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है? और तुम हो कि मुझे अपने माँ बाप के आगे कुछ बोलने भी नहीं दे रहे। मुझे माफ कर दो, तुम जानती हो ना कि अभी रमजान चल रहे हैं और मैं अभी अम्मी अब्बू को भी नहीं बता सकता कि मैंने तुमसे शादी कर ली है। तुम तो जानती हो कि तुम एक मुस्लिम परिवार में एक हिंदू बहू बनकर आई हो और मैं नहीं जानता कि मेरे अम्मी अब्बू तुम्हें कबूल भी करेंगे कि नहीं। इसलिए मैं अभी डर रहा हूँ थोड़ा बताने से, समझो यार। जब तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अम्मी अब्बू मुझे कबूल करेंगे या नहीं तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? मत करते ना मुझसे शादी। कम से कम मुझे मेरे पति को किसी और का होता हुआ देखना तो नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। और मैं जानता हूँ कि मेरे अम्मी अब्बू को अगर मैं अपने दिल की बात अच्छे से समझाऊंगा तो वो मेरी बात मान जाएंगे। ठीक है, तो मैं भी इस रमजान में कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे अम्मी अब्बू का दिल जीत लूं, ताकि इस ईद पर वो मुझे अपना ले और उसके बाद तो हम चारों साथ में रहेंगे। अगले दिन रेखा सुबह जल्दी उठने लगती है और रजिया के साथ सारे घर के काम करती है, क्योंकि रजिया रोजे पर थी। वो नहीं चाहती थी कि रजिया को थकान हो। ऐसे एक दिन रजिया काम करते करते
चक्कर खाकर गिर पड़ती है, जिसे देखकर रेखा ने कहा। आंटी जी आप रहने दीजिए, मैं सारे घर के काम कर लूंगी, आप बस आराम कीजिए, आपको बहुत कमजोरी हो गई है। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, ये सब काम करने में मुझे आदत है। तुम तो कुछ दिन के लिए आई हो, अभी चली जाओगी, इसलिए मैं अपनी आदत बिगाड़ना नहीं चाहती। रजिया उसे काम करने के लिए मना कर रही थी, फिर भी रेखा जिद करके पूरे घर का काम करती है और सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे एक दिन की बात है, साहिल को बहुत ज्यादा बुखार आता है। ये देखकर रेखा को बहुत फिक्र होती है। वो उसके लिए दवाइयाँ खरीद कर लाती है और उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती है। ये सब अहमद भी देख रहा था, पर वो कुछ नहीं कहता। अब जब शाम को सभी लोग रोजा तोड़ने के लिए साथ में बैठते हैं, तो अहमद ने रोजा तोड़ते हुए कहा, अरे बेटा एक काम करियो और कल तैयार हो जाइयो। वो मेरी बहन सकीना और उसकी बेटी दोनों आने वाले हैं रिश्ते की बात करने। अरे मैं सोच रहा हूँ ना, उसकी बेटी सलमा से तेरी शादी तय कर दूं। अहमद जी, आपने मुझे भी इस बारे में नहीं बताया, कम से कम आपको मुझसे मशवरा तो करना चाहिए था ना। अरे वो तो अचानक ही ना मेरे मन में ख्याल आ गया। अरे क्या पता सलमा के लिए कोई और रिश्ता आ जाए। अरे बेवजह इतना अच्छा रिश्ता चला जाएगा हाथ से। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं नहीं कर रहा रिश्तेदार में शादी। ये क्या तरीका है साहिल अपने अब्बू से बात करने का? तुम अपने अब्बू की बात के खिलाफ नहीं जा सकते। आप समझते क्यों नहीं है अम्मी, मैं ये निकाह नहीं कर सकता। अरे अरे क्यों नहीं कर सकते? अब बताओ बताओ क्यों नहीं कर सकते? अच्छा मैं ही बताता हूँ, हिंदू बहू लेकर आ गए इसलिए। अहमद की बात सुनकर पूरा परिवार हैरान हो जाता है। रेखा और साहिल भी हैरान थे। वो सोच रहे थे कि अहमद को इस सच्चाई का पता कैसे चला। वहीं अहमद की बात सुनकर रजिया अहमद से कहती है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा साहिल ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे बेगम, अरे तुम ना अंधी हो चुकी हो बेटे के पैर में। अरे मैं सच कह रहा हूँ। अरे देखो, इसको ध्यान से देखो। अगर ऐसा नहीं होता ना तो ये चुप नहीं होता। मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अरे इसकी खामोशी बता रही है, तजुर्बा है मेरा। ये सुनकर साहिल और रेखा हैरान रह जाते हैं, जिस पर रजिया कहती है, सुन क्या रहा है साहिल? कह दे कि तेरे अब्बू जो भी बोल रहे हैं वो सब झूठ है। कह दे कि तेरे अब्बू गलत कह रहे हैं। अरे ये कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने ना बिल्कुल सही कहा है। अरे जब ये बीमार था ना तो उसकी परवाह ये ऐसे कर रही थी जैसे तुम मेरी करती हो। और एक पत्नी अपने पति के लिए जो जो करती है ना, सब कुछ किया था इसने। अरे मैं दिन रात देख रहा था इनको। अरे एक बार तो मैं वॉशरूम जा रहा था और रास्ते में इनके कमरे के पास रुका तो इनकी आवाज सुनी। बातें कर रहे थे ये लोग कि शादी हो रखी है इनकी और हमें कैसे मनाया जाए, हमें कैसे सच्चाई बताई जाए। सुन लिया था सब कुछ। अहमद सारा सच रजिया को बता देता है, पर साहिल कुछ नहीं कहता, जिसे देखकर रजिया को भी यकीन हो जाता है कि साहिल ने रेखा से शादी कर ली है। अब रजिया और अहमद नाराज हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो वही रेखा बहुत रोती है और साहिल उसे प्यार से समझाता है, कोई बात नहीं रेखा, ये बात मैं भी जानता हूँ कि मेरे अम्मी अब्बू को इस बात को समझने में समय लगेगा। अच्छा है कि हमें उन्हें कुछ बताना नहीं पड़ा और खुद ही उन्हें सब कुछ पता चल गया। पता नहीं साहिल, इस मुस्लिम परिवार में एक हिंदू बहू को अपनाएंगे भी या नहीं। रेखा, ये हिंदू मुस्लिम तो इंसानों का बनाया हुआ तकाजा है। वैसे तो हम सब इंसान ही हैं, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सब में खून तो एक ही रंग का बहता है ना। तुम नवरात्रि के व्रत रखते हो, हम रमजान के रोजे रखते हैं। साहिल ये बोलकर प्यार से रेखा को गले लगाता है। इसके बाद अब रेखा भी अगले दिन से खूब कोशिश करती है कि वो अपने सास ससुर का दिल जीत सके, लेकिन ना तो रजिया उससे बात कर रही थी और ना ही अहमद। एक दिन अहमद की बहन सकीना घर आती है और अहमद से कहती है, या अल्लाह, हमें सुनने में आया है कि आपके परिवार में जो शहजादा बेटा है ना आपका, वो हिंदू बहू लेके आया है। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। अब क्या कर सकते हैं, आजकल के बच्चे हैं, उन्हें अपने घर की इज्जत की फिक्र होती तो ऐसे कदम ना उठाते। हमारी औलादे ऐसी कभी फरमाइश करे हमारे सामने, हम तो कतई ना माने। आपने भी शायद से अपने बच्चों को समझाया होगा, कुछ बातें बताई होंगी, लेकिन शायद से आपके बच्चे आपके खिलाफ जाकर निगाह करके आ गए। ये सब कुछ सुनकर अहमद ने कहा, अरे सकीना तू तो चुप ही हो जा। अरे बहुत बोल रही है तू। अरे सगी बहन है, कुछ नहीं कहता तो कुछ भी बोलती जाएगी। अरे अगर मैं शांत हूँ ना तो मेरा दिमाग खराब मत कर। तब से देखे जा रहा हूँ बक 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 किए जा रही है। अरे हमारा बेटा है, अरे हमारे बेटे ने किसी को चुना है ना
तो बिल्कुल ठीक चुना होगा। हमारे संस्कार है उसके अंदर, वो गलत कर ही नहीं सकता। हमें अपने बेटे पे यकीन है, तुझे मेरे बच्चों पे यकीन नहीं है ना तो मत कर, और जरूरत भी नहीं है मुझे, लेकिन मुझे अपने बच्चों पे यकीन है। और बात रही ना इस बच्ची की, अरे बहुत ही अच्छी बच्ची है। अरे हमारी मदद करती है, रोजे में खाना बनाने में मदद करती है, चीजों में मदद करती है, नॉन वेज को छूती नहीं है, फिर भी नॉन वेज बनाने में मदद करती है। और इतनी अच्छी बच्ची कहाँ मिलेगी? अरे हम ढूंढने जाते ना तो भी नहीं मिलती। और ये सब अल्लाह ताला की देन है। अरे ऊपर से जोड़िया बन के आती है। अगर इसकी जोड़ी बन के ऊपर से आई है, अल्लाह ताला ने इसे चुना है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और बात रही ना हिंदू मुस्लिम की, मैं नहीं मानता हिंदू मुस्लिम। अरे बंदे का दिल अच्छा होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अरे सब कुछ सही चलता है। अरे लड़की हिंदू है, लड़का मुस्लिम है तो क्या हो गया? ये सब तो हम इंसानों ने बनाया है। अरे इनकी जोड़ी बनी है ना तो मिलके रहेंगे। मैं अपने धर्म की इज्जत करता हूँ, उसी तरह दूसरे धर्म की भी इज्जत करता हूँ। अरे भाईजान, आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ सकीना, अगर हमारे साहिल को रेखा कबूल है तो हमें भी हमारी हिंदू बहू कबूल है। तुम कोई नहीं होती हमें हमारी औलाद के खिलाफ भड़काने वाली, इसलिए चली जाओ यहाँ से। हम जा रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है अपनी बेइज्जती करवाने का यहाँ पर। या अल्लाह, हमने तो ये सोचा था हमारी बिटिया आपके घर आएगी निगाह कर कर तो वो खुश रहेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मसला चल रहा है। इतना बोलकर सकीना वहाँ से चली जाती है, लेकिन दूर खड़ी रेखा ने सारी बातें सुन ली थी। रेखा अब रसिया और अहमद के पास आई और कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है। मैंने आपका पूरा रमजान खराब कर दिया। आप लोगों के चेहरे की खुशी मेरी वजह से गायब हो गई है। कल ईद है, मैं घर चली जाऊंगी और साहिल की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी, और आप अपने बेटे की शादी कहीं और करवा देना। इस तरह रेखा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ईद का दिन था, जहाँ पूरा शहर ईद की वजह से जगमगा रहा था। सब जगह नमाजें पढ़ी जा रही थी, दोस्त आपस में गले मिल रहे थे और हर कोई सजदे में अल्लाह की इबादत में लगा हुआ था। वही रेखा अपना सामान पैक करके जा ही रही होती है कि तभी अहमद ने रेखा को रोककर उससे कहा, अरे रेखा बेटा, अरे तुम इस ईद पे ना हमारे घर में खुशियाँ लेकर आई हो, और तुम्हारे आने के बाद हमारे घर में, हमारे कारोबार में सब जगह बरकत ही बरकत है। और मैं तो यही चाहूँगा, तुम तो अब हमेशा यहीं रहो, हमारे घर को सूना करके कहीं नहीं जाना तुम्हें। अब बस जाओ हमारे घर में, अब बस हमारे घर की जिम्मेदारी उठा लो तुम। तुम्हारी सास और मैं बस आराम करेंगे, मेरा बेटा कारोबार संभालेगा और तुम घर के काम संभाल लेना। अब से तुम ना हमारी बहू नहीं, अब बेटी हो बेटी। हाँ तो रेखा, मेरे शोहर बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या हो गया अगर तुम हिंदू हो तो? सच में ये सारे हिंदू मुस्लिम ये धर्म हम इंसानों ने बनाए हैं। सबसे पहले तो हम एक इंसान हैं। हमें तुम्हारा और साहिल का रिश्ता मंजूर है। क्या सच में अम्मी अब्बू, आपको हमारे रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं? अरे साहिल, अगर तूने मुझे पहले बताया होता ना बेटा कि हिंदू लड़की से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, अरे तो निकाह करवा देता मैं तेरा। अरे जल्लाद थोड़ी हूँ, बाप हूँ तेरा। अरे बेटा एक बार बोल के तो देखता, लेकिन तू है अपने बाप को ही नहीं बता रहा। लेकिन तुझे एक बात बताऊं, मेरा जो दोस्त है ना, उसने भी अपनी बेटी हिंदू घर में दी है, बहुत खुश रहती है। तो हमारे घर में भी कोई आएगी तो खुश रह सकती है कि नहीं? ये मुस्लिम परिवार में ईद के दिन हिंदू बहू आई तो क्या हुआ? अब ईद पर आई हुई ये हिंदू बहू हमारी पूरी मोहल्ले में रौनक कर देगी। अम्मी जान, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आज ईद के मौके पे ये हिंदू बहू ऐसा जश्न करेगी ना, पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। शाम के समय ईद का जश्न था। कई तरह के पकवान रेखा ने बनाकर तैयार किए और औरतों के हाथों पर मेहंदी भी लगाई। अपनी सास को सुंदर सा सजाकर तैयार भी किया और फिर खुद भी शरारा पहनकर तैयार हो गई। सब लोगों ने चांद को देखकर एक दूसरे को गले लगाया और ईद मुबारक कहा, और इस तरह ईद पर हिंदू बहू ने आकर सभी लोगों का दिल जीत लिया। सविता के घर पर सुबह सुबह ही सविता की ननद आरती और उसका पति अनमोल आते हैं। सविता, ओ सविता, कहाँ है तू? अरे घर में मेहमान आए हैं, मर गई क्या तू? सविता भागी भागी बाहर आती है और अपने ननद नंदोई का स्वागत करती है। तभी वहाँ पर सविता का बेटा गोलू आता है और गोलू अपनी बुआ को टॉन्ट मारते हुए बोलता है, क्या बात है बुआ, अचानक से हमारे घर कॉफी खत्म हो गई थी क्या आपके घर पे, या फिर चाय चीनी खत्म हो गई थी जो चाय पीने के लिए यहाँ आ गई? देख रही है तू,
तेरे बेटे की कितनी जबान चल रही है मेरे सामने। अभी मैं इसके रिजल्ट के बारे में पूछ लूँ ना तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा ये। बोल बे नास पीटे, करूँ तेरा अभी मोए मोए। अरे बुआ आप भी ना, आप तो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती हो। बेटा मैं इस घर की एक लौती बेटी हूँ, तो पूरे घर पे मेरा ही राज चलता है। और तू बड़ा आया कल का छोकरा मुझे ताने देने वाला। और सुन, अगर मैं अपनी पे आ जाऊँ ना तो पूरे घर को हिला के रख सकती हूँ। हाँ वो तो आपके वजन को देख के लगता है, आप घर क्या पूरे मोहल्ले को हिला सकती हो। वैसे कभी कभी गोलू सही बात करता है। तुम यहाँ आते फिर से शुरू हो गए, तभी मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना पसंद नहीं करती। अरे दीदी आप भी ना छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लगाया करो। जल्दी जल्दी बैठो यहाँ, आपके लिए मैं नाश्ता लेकर आती। गोलू की बातें सुनकर बुआ फूफा मुंह बना लेते हैं और दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। तभी सविता दोनों के लिए नाश्ता लेकर आती है और उन्हें देती है। ये लो दीदी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय और पकोड़े। अरे सविता, लगता है तू भूल गई है कि अब मेरी शादी हो गई है और अब मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। और शादी के बाद ना लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल जाती है। अब मैं इतना ऑयली खाना नहीं खाती, मुझे सिर्फ ग्रीन टी पसंद है। मेरे लिए तो ग्रीन टी लिया। हाँ थोड़े से बिस्कुट भी दे दे। बुआ तुम डाइट पर हो क्या? हाँ बेटा, वो मैं डाइट पे हूँ। वो क्या है ना, मैं खुद को मेंटेन कर रही हूँ। वजन बढ़ गया था मेरा थोड़ा सा। चलो अच्छा है बुआ, इसी बहाने आपका वजन तो बढ़ा, बुद्धि तो आपकी बढ़ती नहीं है। कम से कम वजन बढ़ गया, वही सही है। जितना तो अपना मुंह चलाता है ना, उतना अगर तू ध्यान अपनी पढ़ाई लिखाई में देगा ना तो अच्छा होगा। और स्कूल में टॉपर आ जाता तू अभी तक, लेकिन गलती तेरी थोड़ी ना है। तेरे माँ बाप ने संस्कार ही तुझे ऐसे दिए हैं। तभी सविता का पति विनोद यानी आरती का भाई वहाँ आता है और अपनी बहन से कहता है, अरे आरती तू फिर आ गई, सब ठीक तो है ना? अरे गधे, नाच पीटे, तुझसे बड़ी हूँ मैं, दीदी बोला कर मुझे। और तू ये क्या बोल रहा है कि फिर से आ गई? क्या मतलब है इसका? ये मेरा घर है, मेरा जब मन करेगा मैं तब आऊंगी, समझा तू? अरे शादी के बाद लड़कियों का घर उसका ससुराल ही होता है। और तो क्या दो घर होते हैं, एक उसका मायका और दूसरा उसका ससुराल। लेकिन तुम जैसे लोगों ने ना समाज में ऐसी मानसिकता फैला रखी है कि औरतों का कोई घर ही नहीं होता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि औरतों के दो घर होते हैं, वो दो घर की मालकिन होती हैं। हम औरतों का दिल ना बहुत बड़ा होता है, तभी हम अपने मायके के घर पे अपना अधिकार नहीं दिखाते। अच्छा भाई, तू कब से इतनी दिलदार हो गई? तू तो किसी को 1 रुपया ना दे। अब तो मुझे बिल्कुल यकीन हो चुका है कि ये गोलू तेरा ही बेटा है, जैसा बाप वैसा ही बेटा। और तू भूल गया क्या, 2 बीघा जमीन मैंने तेरे नाम करी है जो मेरे हिस्से की थी। क्या तू 2 बीघा जमीन को लेकर बार बार मुझे ताने मारती है? अरे 2 बीघा जमीन तो ऐसे ही गरीबों में बांट दूं। ला अभी ला पेपर साइन कर देता हूँ। तुम दोनों बाप बेटे से तो बात करना ही बेकार है। सबिता, ओ सबिता, सूजी है क्या? किसकी सूजी है बुआ? कुछ ज्यादा ही जबान चल रही है आजकल तेरी। मैंने कहा है घर में सूजी है क्या? हाँ दीदी सूजी है। अरे तो थोड़ा सा हलवा बना दे अपने नंदोई जी के लिए, सूजी का हलवा उन्हें बहुत पसंद है। जी दीदी अभी बना देती हूँ। सविता किचन में हलवा बनाने लगती है। तभी अनमोल गोलू को उसका रिजल्ट पूछते हुए, वैसे गोलू, इस बार का रिजल्ट कैसा रहा तुम्हारा? फूफा जी मैं तो फर्स्ट आया हूँ। क्या कहा तुमने? तुम फर्स्ट आए हो? हाँ फूफा जी मैं तो फर्स्ट आया हूँ, लेकिन अपने सपनों में। वो क्या है ना, हकीकत में ना पढ़ने में ना मेरा मन नहीं लगता है, तो मैं पास नहीं हो पाता, फेल हो जाता हूँ। तू तो सपनों में ही फर्स्ट आ सकता है बस। एक हमारे घर के बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल में टॉप किया है। वैसे बेटा गलती तो तेरी भी नहीं है। अब तू गांव के घिसे पिटे स्कूल में पढ़ेगा तो यही होगा ना तेरे साथ तो। और जरा देखो तो इस नालायक को बताते हुए शर्म भी नहीं आ रही। ये फेल हो गया है, जैसे इसके ननिहाल वाले वैसे ये। नहीं बुआ जी, उन पे क्यों जाऊंगा, मैं तो दादा दादी के ना बच्चों पे गया हूँ। जुबान तो तेरी बहुत चलती है कैची की तरह, जब देखो तब ताने मारता रहता है। यही सीख कर आता है क्या तू स्कूल में? विद्या भर का छोकरा, मुझे ताने मारेगा तू? आरती तू अपने बालकों पर ध्यान दे, हमें भी अच्छे से पता है कितना टॉप करते हैं ये। अभी 2 का पहाड़ा पूछ लो ना उनसे जाकर, तो जुबान लड़खड़ा जाएगी उनकी। अरे भैया, ये तो बस आपकी बहन ने हमारे बच्चों को बिगाड़ रखा है, वरना मेरा बस चले तो उनको मार मार कर सीधा कर दूं। अरे रहने दो, बहुत बेइज्जती हो गई हमारी। इन दोनों बाप बेटे ने मिलकर हमारी बहुत बेइज्जती करी है।
अब हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, चलो यहाँ से। विनोद और गोलू की बात से आरती और उसका पति नाराज हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सविता अपने ननंद और नंदोई को रोकते हुए बोलते हैं, अरे दीदी, अपने भाई की बात का बुरा मत मानो। उनका तो काम ही है हंसी मजाक करने का। सारा दिन मुझे भी ऐसे ही परेशान करते हैं। अरे दीदी, अब मुंह बनाना छोड़ो, चलो अंदर चलो। तू रहने दे सविता, बहुत बेइज्जती हो गई मेरी इस घर में। कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में तो मेरी। मैं नहीं आऊंगी यहाँ पर दोबारा कभी भी। अरे दीदी, मैंने रसगुल्ले बनाए, आपके फेवरेट है ना? क्या कहा तूने? रसगुल्ले? पर कौन से वाले, काले या सफेद? आपके फेवरेट काले वाले। और आपके लिए मैं साड़ी भी लाई हूँ। सविता, बस एक तू ही है जो मुझे समझती है, वरना एक मेरा नालायक भाई और तेरा नालायक बेटा दोनों के दोनों निकम्मे हैं। आरती फिर से घर के अंदर आ जाती है, जहाँ सविता उसे गर्मा गर्म रसगुल्ले खिलाती है और अपने कमरे में ले जाकर आरती को साड़ी देती है। ये देखो दीदी, साड़ी आप पर कितनी अच्छी लगेगी। एक बार अगर आपने ये साड़ी पहन ली ना, तो पूरी दुनिया में कहर ढा जाएगा। वो सब तो ठीक है सविता, पर तू तो जानती है ना कि मैं कितनी महंगी महंगी साड़ी पहनती हूँ। एक बार जरा मेरी साड़ी तो देख, तुझे पता चल जाएगा कितनी सस्ती साड़ी मैं नहीं पहनती। और मेरी माँ ने ना मुझे शादियों में भी नहीं देती ऐसे घटिया कपड़े जो तू मुझे दिखा रही है। अरे दीदी, आप भी ना, आप मेरा सिर्फ प्यार देखो। मेरे इस प्यार के आगे ना साड़ी की क्वालिटी भी कम पड़ जाएगी। और वैसे भी ये साड़ी बहुत स्पेशल है। अरे बस कर सविता, और कितनी लंबी लंबी फेंकेगी तू? अगर मेरी माँ जिंदा होती ना आज, तो ऐसी साड़ी मुझे कभी ना देती। गोलू भी वहाँ आ जाता है। अरे बुआ, ये साड़ी तो दादी ने रखी है आपके लिए। कुछ साड़ियाँ ना और छाट के रखी है, और कहा भी था कि जो लोग ना कभी भी मुंह उठा के घर आ जाते हैं ना, तो ये उनको देना, जैसे कि आप बुआ। अरे भाई, अब तो कलेश होकर ही रहेगा इस घर में। मैं चली यहाँ से। और सविता, तू अपने बेटे को ना अच्छे संस्कार दे दे। उसे कब किसके सामने क्या बोलना चाहिए उसे कुछ पता ही नहीं है। मैं तो चली यहाँ से। अरे दीदी, तुम भी ना बार बार गोलू की बातों का बुरा मान जाती हो। अरे गोलू तो मोटी बुद्धि का है, उसके पास तो दिमाग ही नहीं है, तभी तो ऐसी बच्चों वाली बातें करता रहता है। नहीं नहीं, अब चाहे जो भी हो जाए, दुनिया चाहे यहाँ से वहाँ हो जाए, लेकिन तुम्हारे घर पे नहीं आऊंगी मैं दोबारा कभी भी। इतना बोलकर आरती फिर से जाने लगती है। सविता फिर से भागी भागी आरती के पास आती है और कहती है, अरे कोई बात नहीं दीदी, चलो रुक जाओ। बच्चों की बातों का ऐसे बुरा नहीं मानते हैं। और वैसे भी आज शाम को ना मैं गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ। अच्छा, गाजर का हलवा बनाने वाली है? देख सविता, मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ, तू ना मीठा ज्यादा मत करियो। तुझे तो पता है ना कि हलवा बनाने में कितना टाइम लगता है। दोपहर के 3 बज रहे हैं, जल्दी से गाजर का हलवा बनाने की तैयारी कर ले। और रात के 8 बजे तक मैं और तेरे नंदोई जी चले जाएंगे। घर पे बच्चे अकेले हैं, उन्हें ज्यादा देर अकेला नहीं छोड़ सकती ना। इतना बोलकर आरती फिर से अपने पति के साथ घर में आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।